कुमार यादव, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिठाना में कार्यरत हूँ। विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा के एजुसेट टेलीकास्ट कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 11 पाठ 2 भारतीय संविधान में अधिकार भाग 2 पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारी जो चर्चा है उसका विषय जो रहेगा, व्याख्यान के जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में विद्यार्थियों को जानकारी देना, साथ में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट करना, इसके साथ साथ मौलिक कर्तव्य क्या है और मौलिक कर्तव्यों के संबंध में विद्यार्थियों को जानकारी देना, ये 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारे रहेंगे। साथ में व्याख्यान के क्षेत्र पर हम चर्चा करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों को नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं और नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या स्थान है, उनका स्रोत क्या है, उनकी विशेषताओं और के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देना, साथ में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और अधिकारों का तुलनात्मक अध्ययन भी हम करेंगे, और अंत में मौलिक कर्तव्य क्या है और मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में क्या उपयोगिता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में आज हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का संविधान में स्थान क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में है। अर्थात भारत के संविधान के जो 22 भाग हैं, भाग 1 में राज्य और संघ क्षेत्रों के जो संबंध है, राज्य के अंदर संबंध है, उनका वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। साथ में भाग 3 में जो हमारे वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका वर्णन दिया गया है। साथ में भाग 4 जो है वो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से ही संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उनमें संविधान का जो है वो कहाँ से लिए गए हैं या उनका स्रोत क्या है। अब बात करते हैं स्रोत की। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और ये भी हम कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है संविधान के मूल भाग जो है, संविधान के मूल भाग है। और जब संविधान लागू हुआ था तो उसी में नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल थे। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उनका वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 भागों में करते हैं। सबसे पहला जो है वो है सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत। प्रिय विद्यार्थियों, इन सिद्धांतों का वर्गीकरण करने से पहले आपको ये भी समझना जरूरी है, जहां राज्य के मौलिक अधिकार थे वो व्यक्ति के विकास से संबंधित थे, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है राज्य को के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। जहां तक मौलिक अधिकार है वो व्यक्ति से संबंधित है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य से संबंधित है। ये एक मूल अंतर भी है और ये जो है आपको समझना भी जरूरी है। व्यक्ति के विकास के लिए अधिकार जरूरी है, हालांकि नीति निर्देशक सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है, पर व्यक्ति से ज्यादा राज्य के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। अब बात करते हैं 4 महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण नीति निर्देशक सिद्धांतों का हमने किया है उस पर। सबसे पहले सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार राज्य नागरिकों के विकास के लिए क्या क्या करेगा उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य नागरिकों के आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। कहने का अर्थ ये है कि समाज में जो लोग आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए
उनके जो है जीवन स्तर को उठाने का हर संभव प्रयास राज्य करेगा। दूसरा है अनुच्छेद 39 के अनुसार, प्रिय विद्यार्थियों, जो आप स्क्रीन पर 29 अनुच्छेद देख रहे हैं, ये अनुच्छेद 39 है। उसके अनुसार राज्य जो है महिला और पुरुषों को समान जो है नौकरियों के अवसर प्रदान करेगा। अर्थात कहने का ये है कि राज्य के अंदर जितनी भी नौकरियां हैं उनमें महिलाओं और पुरुषों को नौकरी प्राप्त करने के समान अवसर राज्य उनको देगा। तीसरा है महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन मिले। ये भी जो सामाजिक और आर्थिक सिद्धांतों में ये भी व्यवस्था की गई है कि महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन मिले, उनके साथ में लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। नंबर 4 है नौजवानों को आर्थिक और नैतिक शोषण न हो। राज्य का ये भी कर्तव्य है कि जहां पर उसके नागरिक काम करते हैं, वो चाहे किसी उद्योग में हो या किसी बड़ी फैक्ट्री में हो या कहीं छोटे डेयरी में हो, कहीं भी हो, उनका आर्थिक शोषण से बचाना उनका कर्तव्य है। अब प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये भी जानना जरूरी है कि आर्थिक शोषण होता क्या है। हम बात करें कि आर्थिक और नैतिक शोषण क्या है। कई बार ऐसा होता है कि जहां तक हम बात समाज में कई जगह देखते हैं कि नौजवानों से अधिक समय तक, जहां 8 घंटे सामान्य तौर पर काम जो है लिया जाता है, तो उसकी जगह 12 घंटे 15 घंटे काम लिया जाता है, या कम वेतन में उनको जो है रखा जाता है, या उनसे हस्ताक्षर ज्यादा वेतन पर कराए जाते हैं, वास्तविक वेतन कम होता है। तो राज्य से प्रबंध करेगा जिससे नौजवानों का आर्थिक शोषण ना हो। साथ में प्रिय विद्यार्थियों, ये भी राज्य का दायित्व है कि राज्य नागरिकों को बेकारी, बुढ़ापा और अंगहीन होने पर आर्थिक मदद या पेंशन देगा। इसका अर्थ यही है कि राज्य जो लोग गरीब हैं और जो बुढ़ापे में जो उनको वित्तीय सहायता देगा। साथ में कई दुर्घटना होने पर किसी भी व्यक्ति का अंग भंग हो जाता है या जो अस्वस्थ हो जाता है, तो उस अवस्था में राज्य उसको आर्थिक सहायता या पेंशन देगा। अब दूसरा महत्वपूर्ण जो है वर्गीकरण पर बात करते हैं, गांधीवादी सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांत की सबसे पहले और मुख्य विशेषता ये है कि राज्य जो है गांव में पंचायतों का गठन करेगा। और क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर किसी देश का विकास का कोई रास्ता जाता है तो वो गांव से होकर गुजरता है, और गांधी जी गांव को अधिक विकास के पक्ष में थे और ग्राम की पंचायत को अधिक अधिकार देने के पक्ष में थे। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है राज्य घरेलू और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। क्योंकि गांधी जी भी उस समय देश में जो उद्योगों में जो घरेलू और जो कुटीर उद्योग है उनके बढ़ावा जो है राज्य उनको बढ़ावा दे इस पक्ष में थे। और साथ में न केवल बड़ा जो राज्य है लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे, उससे अलावा जो है राज्य नागरिकों को कुटीर उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता दे, कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराए और साथ में उनको अच्छा प्रशिक्षण भी दे ताकि वो अपने जीवन स्तर को उठा सके। तीसरा है अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य नशीली पदार्थों और शराब पर प्रतिबंध लगाएगा। क्योंकि जब तक समाज में शराब या अन्य नशीली दवाओं का या अन्य नशीली चीजों का प्रयोग होगा तो व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता और समाज से बुराई को खत्म करने में समस्या उत्पन्न होगी। आगे है राज्य दूध देने वाले पशुओं और गाय के वध पर रोक लगाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार राज्य जो है उसके राज्य में जितने भी दूध देने वाले पशु है, विशेषकर गाय के वध पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाएगा ताकि जीवों के साथ भी मानवीय व्यवहार किया जा सके। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे महत्वपूर्ण जो है वर्गीकरण में उदारवादी सिद्धांत पर चर्चा करेंगे कि उदारवादी सिद्धांत क्या है। सबसे पहले उदारवादी सिद्धांत में है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने का प्रयास करेगा राज्य, और क्योंकि राज्य पर किसी भी प्रकार का आर्थिक और राजनीतिक दबाव न हो इसके लिए
राज्य प्रबंध करेगा। दूसरा है राज्य 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। तो राज्य का दायित्व है कि उसके राज्य में जितने भी 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और साथ साथ अनिवार्य शिक्षा का भी प्रबंध करेगा। तीसरा महत्वपूर्ण है कि राज्य नागरिकों के लिए आधुनिक कृषि और पशुपालन के प्रशिक्षण का प्रबंध करेगा। राज्यों में जहां कुटीर उद्योगों के लिए विकास, राज्य कुटीर उद्योगों के विकास के लिए कार्य करेगा, ऐसे ही कृषि और पशुपालन के विकास के लिए भी राज्य प्रबंध करेगा। उन्हें आधुनिक जो है कृषि, जिसमें आधुनिक बीजों का प्रयोग, आधुनिक तकनीकों का, आधुनिक तरीके से सिंचाई और अच्छे बीजों के लिए जो है प्रयास करेगा। साथ में पशुपालन से संबंधित प्रशिक्षण देगा, चाहे वो डेयरी पालन से संबंधित हो, नस्ल सुधार कार्यक्रम से हो, और पशुओं के लिए अच्छी नस्ल के जो है टीके तैयार करना, उनकी बीमारी से रोकथाम, ये सभी के सभी राज्य उसका प्रबंध करेगा। प्रिय विद्यार्थियों, अंतिम जो है वर्गीकरण है अंतरराष्ट्रीय शांति का सिद्धांत। इसके अनुसार जो है राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखेगा और कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति को जो है अंतरराष्ट्रीय शांति भंग हो या कोई एक देश के संबंध दूसरे देश के साथ खराब हो। दूसरा है राज्य अन्य राज्यों के साथ न्यायपूर्ण संबंध बनाएगा। इसका अर्थ ये है कि एक राज्य जो है अपने पड़ोसियों के साथ और विश्व में अन्य राज्यों के साथ जो है बेहतर संबंध बनाने के लिए काम करेगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ साथ राज्य अंतरराष्ट्रीय संधि और कानूनों का पालन करेगा, क्योंकि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जो अंतरराष्ट्रीय कानून नियम है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो बनाए गए हैं या एक राज्य ने दूसरे राज्य के साथ जो संधि की है, उन नियमों और कानूनों का राज्य पालन करेगा। राज्य आपसी झगड़ों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करेगा। इसका अर्थ यही है कि जब एक राज्य का, चाहे वो पड़ोसी के राज्य के साथ हो या अन्य राज्य के साथ हो, तो उस विवाद की कहीं स्थिति है तो बातचीत के माध्यम से उसका समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब हमने वर्गीकरण के बारे में पढ़ा है। अब हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषताओं के बारे में वर्णन करेंगे। और विशेषताओं की जहां तक बात है तो सबसे पहले विशेषता जो है वो ये है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमने लिया है वो आयरिश संविधान से लिया है, यानी कि आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। और दूसरी विशेषता है कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत शासन व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत है। वर्तमान में हमारा जो शासन व्यवस्था का मूल सिद्धांत है उसके अनुरूप है। प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत प्रशासन हेतु एक आधारभूत जो सिद्धांत है, मूल आधार जो है वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। फोर्थ है कि नीति निर्देशक सिद्धांत समाजवादी व्यवस्था का आधार भी है। और ये समाजवादी व्यवस्था जो कि हमने आजादी के बाद जो हमने मॉडल साम्यवादी, माफ कीजिए, समाजवादी जो मॉडल अपनाया था, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप ही अपनाया था। क्योंकि आजादी के समय हमारे समक्ष दो महत्वपूर्ण मॉडल थे, एक पूंजीवादी और दूसरा समाजवादी। पूंजीवादी मॉडल का प्रतिनिधित्व अमेरिका और यूरोप के देश करते थे, जबकि हम बात करें समाजवाद तो सोवियत संघ के से हमने समाजवादी व्यवस्था या मॉडल को हमने लिया था। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय सामाजिक जो समाज की पृष्ठभूमि है उसके अनुरूप है। इसमें सभी नागरिकों की आचार संहिता, गरीबों के दृष्टिकोण से मुफ्त कानूनी सहायता, अगर कोई गरीब है उसको जो है राज्य मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। साथ में अनुसूचित जाति जनजातियों के विकास के लिए राज्य मुफ्त शिक्षा का प्रबंध करेगा। नंबर 6 है नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्षेत्र
अत्यंत व्यापक है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ग्राम पंचायत की व्यवस्था है, मद निदेश माफ कीजिए मद निषेध है, जंगली जीव और पर्यावरण की रक्षा से संबंधित जो है सभी विषय इसमें दिए गए हैं। साथ में नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो प्रकृति है वो सकारात्मक है, जिसमें राज्य को कहा गया है, क्योंकि वो राज्य को निर्देश देते हैं, उनको कहा गया है कि राज्य ऐसी नीति का निर्माण करे जो पुरुषों और महिलाओं के बीच जो असमानता है उसको कम करे और साथ ही पुरुषों और स्त्रियों को समान विकास के अवसर मिल सके। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है उनका क्या महत्व है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों के अनुरूप है। इसका अर्थ यही है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें से कुछ ऐसे चीजें रह गई हैं तो उनको पूरा वो करते हैं। साथ में नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस व्याख्यान में ही प्रिय विद्यार्थियों कि जहां मौलिक अधिकार व्यक्ति से संबंधित हैं वहीं राज्य जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो राज्य के मार्गदर्शन का काम करते हैं। तीसरा है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों सरकार के लिए सकारात्मक दायित्व प्रदान करते हैं। मार्गदर्शन राज्य का करते हैं तो एक सकारात्मक भूमिका भी साथ साथ निभाते हैं और राज्य को अपने दायित्वों का आभास कराते हैं। नंबर 4 पे है नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक क्रांति का आधार है। इसका अर्थ यही है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है समाज में विकास है या नागरिकों के जीवन स्तर को उठाना है तो वो एक आधार है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 5वां है नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे जनमत की शक्ति है। कहने का अर्थ यही है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे हालांकि न्यायालय की शक्ति नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ी जनमत की शक्ति है जो कि राजनीति का भी एक आधार होता है जनमत। तो इसके लिए जो है राज्य के लिए बहुत जरूरी है नीति निर्देशक सिद्धांत। छठा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है सरकार की नीतियों को स्थिर बनाते हैं, अर्थात सरकार की नीतियों में स्थायित्व लाते हैं। कोई भी सरकार ऐसा कार्य नहीं करना चाहती जिससे उसके नागरिकों का जीवन स्तर खराब हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की उसकी छवि खराब हो। तो राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांतों का अपना शैक्षिक महत्व है और ये राज्य के साथ साथ नागरिकों के विकास में काफी सहायता करते हैं। नेक्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक है। इसका अर्थ यही है कि राज्य में वर्तमान में जो राज्य की भूमिका है वो एक कल्याणकारी राज्य की भूमिका है। अतः कल्याणकारी राज्य के लिए जरूरी यही है कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप ही काम करे। अंतिम है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं ताकि लोगों के जीवन स्तर को उठाया जा सके। साथ में नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शन का भी काम करते हैं। ऐसी बहुत सारी जो है याचिकाएं लगाई जाती हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों का हवाला दे करके, जिसमें समाज में जो है एक सकारात्मक का राज्य की रहे, तो इसीलिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण विषय पर अब हम चर्चा करते हैं, वो ये है कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर क्या है। कई बार आता है कि दोनों नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है और आपको भी ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यही है कि मौलिक कर्तव्यों के पीछे न्यायालयों की शक्ति होती है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। ये महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों कि मौलिक अधिकारों के अगर कहीं हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो हम न्यायालय में के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। साथ में मौलिक अधिकार वाद योग्य है, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। इसका साधारण सा अर्थ यही है कि जो अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय द्वारा उसको लागू करवा सकते हैं, न्यायालय की शरण दे सकते हैं, लेकिन हम उस पर चर्चा और ऐसी सुधार के लिए प्रयास हम कर सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक वाद योग्य नहीं है।
क्योंकि कोई भी सरकार अगर जनता की भावनाओं के या उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करती है तो अगले 5 साल बाद हम उनको जो है वोट के माध्यम से सबक सिखा सकते हैं, लेकिन तत्काल उसमें कोई जो है प्रावधान या नई चीजें नहीं जोड़ सकते। तीसरा अंतर ये है कि मौलिक अधिकार राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है राज्य के मार्गदर्शन करते हैं। साधारण अर्थ ये है मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन से संबंधित है और राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं कि राज्य व्यक्ति के जीवन में एक सीमा तक ही हस्तक्षेप कर सकता है और इसके साथ साथ जो है कोई ऐसा काम राज्य नहीं कर सकता जिससे व्यक्ति के अधिकारों के जो है अधिकार क्षेत्र हनन हो या उनका नुकसान हो। और इसीलिए नीति निर्देशक सिद्धांत जो है राज्य का मार्गदर्शन का काम करते हैं ताकि अधिक से अधिक कल्याणकारी राज्य के जो कार्य होते हैं उनको पूरा किया जा सके। फोर्थ है मौलिक अधिकारों का जो संबंध है वो है व्यक्ति से। हमने पहले भी चर्चा की है प्रिय विद्यार्थियों, जबकि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत तो का जो संबंध है वो राज्य से ही है। मौलिक अधिकारों का व्यक्ति से और नीति निर्देशक सिद्धांतों का राज्य से। आगे है 1980 से पहले नीति निर्देशक सिद्धांत जो है अधिक महत्वपूर्ण थे और 1980 के बाद मौलिक अधिकार जो है काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। इससे पहले माना जाता था 1980 में एक फैसला आया, उसके से पहले ये मानते थे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है काफी महत्वपूर्ण है। और लेकिन 1980 के बाद जो है मौलिक अधिकारों को अधिक जो है महत्वपूर्ण माना गया। इससे पहले केशवानंदन भारती और गोलकनाथ के ऐसे मामले आए जिसने अधिकारों के बारे में और अधिक व्याख्या जो है की और साथ में उनकी उपयोगिता के बारे में भी लंबी चौड़ी राजनीतिक और जो है न्यायिक चर्चा हुई थी। प्रिय विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे, अंतिम विषय पर जो है मूल अधिकार, और हम बात करेंगे माफ कीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो महत्वपूर्ण अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मूल कर्तव्य। और सभी मूल कर्तव्य व्यक्ति और नागरिकों के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि मूल कर्तव्य क्या होते हैं, क्या ये संविधान का जो है जब लागू हुआ तो उस समय थे या जो है संविधान का क्या मूल भाग थे या बाद में जोड़ा गया, तो इसकी चर्चा हम थोड़ी सी करते हैं। जो मूल कर्तव्य थे वो संविधान का मूल भाग नहीं थे। हमने उनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भाग 4, संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51A में उनको जोड़ा था। उस समय हमारे जो 10 मूल कर्तव्य थे। और अब हम बात करते हैं कि जब 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था तो उस समय कांग्रेस दल के जो प्रधान थे DK बरुआ, उन्होंने फरवरी 1976 में कमेटी का गठन किया। 9 सदस्य उस कमेटी में थे और जो उसके अध्यक्ष थे हमारे भारत के पूर्व रक्षा मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह इस 9 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष थे। इसलिए इसको कई बार ये भी प्रिय विद्यार्थी पूछा जाता है कि मूल कर्तव्यों को किस कमेटी के द्वारा जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया था। और इनको संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। और वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन करके इसकी संख्या जो है 11 कर दी गई, अर्थात 11वां संविधान संशोधन, माफ कीजिए 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 2002 में वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रिय विद्यार्थियों, इस समय हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उसी पर हम चर्चा करते हैं। और सबसे पहला है संविधान का पालन तथा उसकी आदर्शों, उसकी संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। जो हमारे राष्ट्रीय पक्षी हैं, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पुष्प है, तो जो भी हमारे राष्ट्र
राष्ट्र के जो प्रतीक है उनका सम्मान करना हमारा दायित्व है। दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य है राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रेरक जितने भी हैं उनके आदर्शों का पालन करना, अर्थात जो एक जो कुर्बानी हमने आजादी प्राप्त करने के लिए दी है, जो बलिदान हमने आजादी प्राप्ति के लिए दिए हैं, जिन महान लोगों ने इसके लिए अपनी कुर्बानी दी है, उनको याद करना, उनको सम्मान करना, उनके मूल आदर्शों को का जो है पालन करना, ये हमारा दायित्व है। तीसरा महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य है वो है देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, और न केवल रक्षा करना बल्कि इसको बनाए हुए रखना, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो इस रूप में नहीं था, उस समय 565 रियासतें थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के माध्यम से ही देश को एक करने का जो है कार्य किया गया था। तो उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारा दायित्व है। फोर्थ महत्वपूर्ण जो है कर्तव्य है वो है देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हमारे देश की जो है तन मन धन से रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना। और ये जरूरी नहीं है कि हमने देश की जो सेवा है वो सेना में रहकर ही की जाती है। कहीं स्वच्छता का मामला है, किसी नागरिक की मदद की बात है, या अन्य सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने से संबंधित चीजें हैं, इनको करके भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पांचवा मूल कर्तव्य है कि भारत के जो लोगों में समानता, भाईचारा और बंधुत्व की भावना का विकास करना, ताकि हमारा जो मूल जो मंत्र है उसी पर हमने जो उसको आगे बढ़ाते हुए सभी में आपस में भाईचारे को कायम रखना है, बंधुत्व की भावना का विकास करना है। कि हमारा जो देश है वो जो है विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न भाषा का, धर्म को मानने वाले यहाँ लोग रहते हैं, तो आपसी भाईचारा और बंधुत्व का होना बहुत ही जरूरी है। साथ में छठा महत्वपूर्ण कर्तव्य है राष्ट्र की संस्कृति व गौरव परंपरा की रक्षा करना, ताकि जो है राष्ट्र की संस्कृति भी बने रहे, विज्ञान के विषय में भी हम लगातार बढ़ते रहें, लेकिन हमारी जो पारंपरिक हमारी जो रीति रिवाज है उनको जो है साथ साथ बनाए हम रखें। और सातवां महत्वपूर्ण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञानार्जन का विकास करना, ताकि जो है हम आधुनिक समय में जितने भी चिकित्सा का क्षेत्र है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है, उसमें अधिक से अधिक विकास कर सके और मानव भलाई के लिए उस तकनीक का प्रयोग कर सके। तो ये सभी प्रयास हमने करने हैं। साथ में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा सभी प्राणियों के प्रति दया भाव को रखना है, और ताकि विश्व में सभी प्रकार के जो जीव हैं, पर्यावरण है, उसकी रक्षा की जाए। और साथ में ऐसी जो वन्य जीव प्राणी हैं उन भी जो संख्या लगातार बढ़ती रहे, ऐसे पर्यावरण स्वच्छ रहे, इसके लिए भी हमें लगातार प्रयास करना है। यही हमारा आठवां मूल कर्तव्य है। नौवां मूल कर्तव्य है प्रिय विद्यार्थियों सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना, अर्थात देश का कोई भी नागरिक ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसके द्वारा देश की जो संपत्ति है, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, सार्वजनिक स्थान, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या धर्मशाला है, तो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसके माध्यम से उस संपत्ति को नुकसान हो या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हिंसा फैले। तो ये भी हमारा मूल कर्तव्य है कि हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, 10वां जो मूल कर्तव्य है वो है व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष के प्रयास करना, अर्थात हमें के विकास के लिए सभी नागरिकों को मिल करके प्रयास करना है, ताकि देश का अधिक से अधिक विकास हो सके। एकता का, सामूहिकता का जो है प्रयास हमें करना है। प्रिय विद्यार्थियों, 10 मूल कर्तव्य संविधान के जो है 1976 में जोड़े गए थे, लेकिन जो हमारा 11वां महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा। और इसके लिए जरूरी यही था
कि वही न केवल निःशुल्क फ्री में शिक्षा देगा बल्कि अनिवार्य शिक्षा भी देगा। अनिवार्य शिक्षा का अर्थ ये है कि भाई किसी भी बच्चा अगर कोई ड्रॉप आउट हो जाता है, अपनी पढ़ाई बीच में किसी कारण से छोड़ देता है, तो उसको भी जो है राज्य उन बच्चों की पहचान करके उसकी शिक्षा का प्रबंध करेगा। इसी के लिए ही अब जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू है। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों का महत्व के बारे में कि जो 11 मौलिक कर्तव्य है उनका हमारे लिए क्या महत्व है। सबसे पहले कि मौलिक कर्तव्य व्यक्ति के आदर्शों और पथ प्रदर्शक हैं। हमारे वो मौलिक जो कर्तव्य है व्यक्ति के लिए एक आदर्श है, व्यक्ति के गुणों का में जो गुण होने चाहिए उनका विकास करते हैं, एक अच्छे पथ पर अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। दूसरा है कि मौलिक कर्तव्य नागरिकों में चेतना उत्पन्न करते हैं। इसका अर्थ यही है कि वो देश के रक्षा के लिए, एकता अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए प्रेरित करते हैं। तीसरा है कि मौलिक अधिकारों की प्राप्ति में सहायक है। जितने भी मौलिक कर्तव्य है हमारे, तो कर्तव्य और अधिकार दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं, अतः दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला है मौलिक कर्तव्यों पर जो है नैतिक महत्व है, क्योंकि मौलिक जो कर्तव्य है न केवल अधिकारों की व्यक्ति इच्छा करता है बल्कि उसका खुद का भी ये दायित्व बनता है कि जो उसकी जिम्मेवारियां बनती है उसका भी निर्वाह वो करे, और अधिकारों की कमी को पूरा करते हैं किसी न किसी रूप में। प्रिय विद्यार्थियों, जो अधिकारों में कुछ कमी है तो उनको मौलिक अधिकार जो है वो मौलिक कर्तव्य वो पूरा करते हैं। कर्तव्य विवाद रहित है। इसका अर्थ यही है कि हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो किसी भी प्रकार का उसमें कोई विवाद नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इस व्याख्यान का पुनरावृत्ति करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, भाग 4 में। दूसरा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल सही, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया। जी हाँ, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। कोई एक मौलिक कर्तव्य बताएं। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, देश की एकता अखंडता बनाए रखना हमारा महत्वपूर्ण एक मौलिक कर्तव्य। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम गृह कार्य जो है आपने नोट करना है, और पहला प्रश्न आपके लिए है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, और मौलिक अधिकारों से आपने उनका तुलनात्मक अध्ययन करना है कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या अंतर है। दूसरा है कि मौलिक कर्तव्यों का विस्तार से आपने वर्णन करना है कि मौलिक कर्तव्य क्या है, कब जोड़ा गया, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, और इसका वर्णन आपने करना है। तो ये आज का व्याख्यान था प्रिय विद्यार्थियों। उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत लाभ हुआ होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।